Okay, so now we start with our next question, that is question number 15. Compare the solubility and thermal stability of the following compounds of the alkali metals with those of the alkaline earth metals. कि हमें अल्कली के नाइट्रेट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स को आपस में कंपेयर करना है कि उनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटीज़ कैसी हैं, फिर कार्बोनेट्स को कंपेयर करना है और सल्फेट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ देख लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी चाहे नाइट्रेट की हो, चाहे कार्बोनेट की हो या सल्फेट की हो, वो डाउन द ग्रुप बढ़ती ही है। चाहे आप ग्रुप 1 के कंपाउंड्स की बात कर रहे हो या ग्रुप 2 के कंपाउंड्स की बात कर रहे हो, जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, दोनों के लिए बढ़ती है। अब किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ये हम कंपेयर करेंगे। देखिए, ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स की बात करें तो हीट करने पे वो कैसे टूटते हैं। नाइट्रेट MnO3 टूट के बनाता है नाइट्राइट MnO2, जैसे NaNO3 टूट के NaNO2 बनाएगा प्लस O2, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम नाइट्रेट कैसे टूटता है, 2LiNO3 हीट करने पे Li2O प्लस 2NO2 प्लस O2 बनाते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट बाकी अल्कली मेटल्स की तरह नहीं टूटता। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। और ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स हैं वो कैसे टूटते हैं, उनका फॉर्मूला होता है MnO3 ट्वाइस, जैसे CaNO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम NO3 ट्वाइस। ठीक है, वो टूट के बनाएंगे मेटल ऑक्साइड प्लस रेड ब्राउन कलर की NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ओके, तो दोनों के डिकम्पोज होने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। एक में नाइट्राइट प्लस O2 बनते हैं और एक में मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनती है। अब थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप तो बढ़ती है, पर ग्रुप 1 नाइट्रेट्स हैव हायर थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इनकी आयनिक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये है इनकी हायर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। नाइट्रेट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो चाहे आप ग्रुप 1 के नाइट्रेट की बात करें या ग्रुप 2 की बात करें, दोनों ही सॉल्युबल हैं। और जब दोनों ही सॉल्युबल हों तो कौन ज़्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है, ये चेक करने के लिए फिर हमें इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो कि KSP वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो अल्कली के नाइट्रेट्स हैं उनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा ग्रुप 2 के नाइट्रेट से। तो ग्रुप 1 वाले ज़्यादा हाई KSP की वैल्यू पोजेस करते होंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि उनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बेटर होगी, पर घुलते दोनों हैं, डिजॉल्व दोनों इजीली होते हैं। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि नाइट्रेट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब सेकंड कंपेयर करते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट में क्या है कि जो ग्रुप 1 के कार्बोनेट हैं ये स्टेबल हैं टुवर्ड्स हीट, मतलब हीट करने पे ये नॉर्मली डिकम्पोज नहीं करते। अगर आप इनको 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव हीट कर दोगे तो डेफिनेटली टूट जाएंगे। ठीक है, पर ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स हैं वो लोअर टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज कर जाते हैं, वो इतना हाई टेम्परेचर नहीं झेल पाते जितना ग्रुप 1 झेल लेते हैं। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो लिथियम कार्बोनेट है। ठीक है, Li2CO3 ये कैसे डिकम्पोज करता है, ये Li2O प्लस CO2 बनाता है। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये पढ़ा हुआ है कि लिथियम बहुत छोटा कैटायन है, Li पॉजिटिव, और हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ये बड़े कार्बोनेट को पोलराइज करके तोड़ देता है, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है और CO2 को अलग कर देता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। उसके अलावा Na2CO3, K2CO3 नॉर्मली वो नहीं टूटेंगे हीट करने पे। ठीक है, पर उन टेम्परेचर पे अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लें, यहाँ पर
मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी तो दोनों की ही डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ग्रुप 1 कार्बोनेट्स हैव हायर थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि नहीं टूट रहे, ठीक है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे टूटेंगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किससे, ग्रुप 2 से। देन ग्रुप 2 कार्बोनेट, ये आप लिख लें आगे। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या लगता है आपको, जो कार्बोनेट्स हैं वो किसके इजीली डिसॉल्व होते हैं? अल्कली के फॉर एग्जांपल Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, तो पता है हमें कि सोडियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है, आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ है। पर ग्रुप 2 का कार्बोनेट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, घर में मार्बल तो लगा होगा आपके, तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली मार्बल का ही तो फॉर्मूला होता है। तो कभी मार्बल आपने पानी में डाला और घुल गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप फ्लोर धोने गए थे और देखा वापस आए कि फ्लोर पानी के साथ ही निकल गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर soluble in water except Li2CO3। लिथियम कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने ग्रुप से ज़्यादा दूसरे ग्रुप के साथ मैच करती हैं, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। तो सॉल्युबल तो हैं, पर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? अल्कली के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, solubility increases down the group। और जो ग्रुप 2 कार्बोनेट्स हैं ये क्या है? दे आर इनसॉल्युबल, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि हाँ, इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। पर इनमें भी एंड solubility decreases down the group, कि इनमें अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा solubility किसकी होनी चाहिए? बेरिलियम कार्बोनेट की नॉर्मली ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, पर बेरिलियम ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की कैल्शियम से ज़्यादा होगी, तो डाउन द ग्रुप इनकी solubility डिक्रीज करती है इंक्रीज की बजाय। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो होपफुली आप ट्राई कर सकते हैं, NCERT में एक सॉल्ड एग्जाम्पल है जिसमें ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, सॉल्ड एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको ज़रूर वो पढ़ना चाहिए। अब थर्ड इज सल्फेट्स। सल्फेट दोनों के स्टेबल होते हैं हीट के लिए, मतलब आप हीट करोगे तो नॉर्मली वो डिकम्पोज करने की टेंडेंसी नहीं रखते, ठीक है। तो दोनों स्टेबल हैं हीट के लिए, तो हम उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पे भी कमेंट नहीं करेंगे, बट अगर करना भी हो तो ग्रुप 1 के सल्फेट्स ज़्यादा थर्मली स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ग्रुप 1 के जो मेटल सल्फेट्स हैं जैसे Na2SO4, K2SO4, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये भी वाटर सॉल्युबल हैं, पर जो ग्रुप 2 के हैं उनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ सॉल्युबल हैं और कुछ सॉल्युबल नहीं है। तो ग्रुप 1 सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट ग्रुप 2 मेटल सल्फेट्स हैव वेरिएबल ट्रेंड। कैसा? कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज करती है, पर अगर हम बेरिलियम सल्फेट को लिखें तो ये फेयरली सॉल्युबल है, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और MgSO4 की बात करें तो MgSO4 सॉल्युबल है, आप बोलेंगे सॉल्युबिलिटी तो बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। फिर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट की,
ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल। फेयरली का मतलब ठीक, उतना बुरा नहीं है। MgSO4 सॉल्युबल है। कैल्शियम सल्फेट स्पेरिंगली मतलब मुश्किल से डिजॉल्व होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम। और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये तो इनसॉल्युबल है। तो अगर हम बेरिलियम सल्फेट को छोड़ दें, क्योंकि इसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है यहाँ पे, ठीक है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है सल्फेट्स के लिए, ठीक है, ग्रुप 2 के सल्फेट्स के लिए। तो ये हो गया कंपैरिजन थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का तीनों के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद द सोडियम क्लोराइड, हाउ वुड यू प्रोसीड टू प्रिपेयर सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। कि हमारे पास स्टार्टिंग में दिया गया है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इससे स्टार्ट करके कैसे कैसे हम ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट वन, सोडियम मेटल हमें बनाना है। देखिए सोडियम मेटल बनाने का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है दैट इज डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन NaCl का, ठीक है, थ्योरेटिकली। पर एक्चुअली मोल्टन NaCl थोड़ा ज़्यादा हीट उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। NaCl को मेल्ट करना बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मोल्टन NaCl की जगह NaCl प्लस कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लेते हैं, जहाँ पर 40% NaCl होता है और 60% होता है CaCl2। ये मिक्सचर NaCl के मेल्टिंग पॉइंट से लोअर मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट NaCl के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम है और CaCl2 के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम है, ठीक है। तो ये क्यों लिया जाता है मिक्सचर, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, ताकि प्रोसेस इकोनॉमिकल रहे। सेकंड, ग्रेफाइट का एनोड रहेगा, स्टील का कैथोड रहेगा। यहाँ पर ये डायग्राम है, डायग्राम में देखिए मोल्टन जो मिक्सचर है वो यहाँ पर बाहर सारा लिया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आप ब्लैक सा देख रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, दिस इज द ग्रेफाइट एनोड। और ये वाला जो ब्लू कलर का है, दिस इज स्टील कैथोड, ठीक है, सर्कुलर स्टील कैथोड। सर्कुलर मतलब ये पूरा सर्कुलर है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रहेगा, चारों तरफ से कवर करके रहेगा। और बीच में ग्रेफाइट का एनोड है, तो मतलब ग्रेफाइट का एनोड बीच में है, ठीक है, और उसके चारों तरफ से उसको स्टील के कैथोड ने कवर किया हुआ है। और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एक स्टील गॉज है जो दोनों को सेपरेट करके रखती है। अब एनोड पे होगा क्या, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सब है ही NaCl, ठीक है, CaCl2 को ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम नहीं डिस्कस में करेंगे। तो NaCl में जो Cl नेगेटिव है वो 2Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सोडियम पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में। और सोडियम मेटल की डेंसिटी क्योंकि कम होती है, ठीक है, बहुत लाइट वेट होता है, ये फ्लोट करेगा, फ्लोट करता हुआ धीरे धीरे यहाँ से हम इसको निकाल के बाहर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सोडियम लिक्विड आउट, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, ओके, सॉलिड में तो होगा नहीं है। तो ये हो गया डाउन्स प्रोसेस। सिर्फ आपको डायग्राम बताना है, डायग्राम भी आप अगर भूल जाते हैं तो आपको ये लिखना है कि मिक्सचर लिया हमने NaCl और CaCl2 का। CaCl2 क्यों ऐड किया, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का एनोड था, स्टील का कैथोड था, तो एनोड पे Cl2 गैस रिलीज हुई, कैथोड पे सोडियम मिला जो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी कैल्शियम मेटल की भी होती है। सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जाता है कैस्टर कैलनर सेल में, ठीक है, दैट इज तो ये बेसिकली 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे जो ऑलमोस्ट सेम ही आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे, इसलिए फाइनली इन्होंने इकट्ठे मिलके एक कंपनी स्टार्ट कर दी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट ये डिज़ाइन करते थे, ओके। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, अब आपको शायद ये समझ आए ना आए।
ये जो आउटर पार्ट है ये एक सेल है और ये दूसरा, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों में क्या रखा गया है? NaCl, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन दोनों में रखी गई है। जो बीच वाला कंपार्टमेंट है, बीच वाले कंपार्टमेंट में रखा गया है NaOH, ठीक है। तो बाहर वाले कंपार्टमेंट्स में NaCl रखा है, बीच वाले कंपार्टमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है, और ये जो नीचे लेयर है ये है मरकरी की। तो मरकरी की लेयर यहाँ पर फ्लोट कर रही है नीचे, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में होगा, और इन तीनों सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट भी कर रही है। ये NaCl यहाँ से बीच में नहीं आ सकता, बीच वाला इधर उधर नहीं जा सकता, तो मरकरी इनको सेपरेट भी कर रही है। और मरकरी तीनों में कॉमन है, तीनों कंपार्टमेंट्स में। तो बाहर वाले जो कंपार्टमेंट में है इनमें ग्रेफाइट का यहाँ पर, या कार्बन आप बोल सकते हैं, एनोड दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है दिस इज द एनोड। यहाँ पर भी बाहर वाले में ये पॉजिटिव एनोड है। ये किसका है? ये जो रॉड है ये ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है। अब होगा क्या, जो बाहर वाला सेल है NaCl, बाहर वाले दोनों, यहां पर क्या होता है, यहां पे 2 Cl नेगेटिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगी, तो Cl2 बाहर चली गई यहां से। अब जो Na पॉजिटिव था ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाता है मेटल, और ये सोडियम मेटल यहां से क्या होगा, ये जो मरकरी है मरकरी के साथ मिक्स होके एमलगम बना देता है, ठीक है। क्या बना देता है? एमलगम। तो दिस सोडियम मिक्स विद मरकरी टू फॉर्म एमलगम, ठीक है। अब क्योंकि मरकरी तो लेफ्ट से राइट पूरा फ्लो कर सकती है, तो ये अमलगम यहां से यहां भी पहुंच जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट में चला गया। सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाने के बाद अब फिर से ये सोडियम जो था ये ऑक्सीडाइज हो गया, वहां पे Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा और रिडक्शन होगी 2 H2O की। तो 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2 प्लस 2 OH नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ, Na पॉजिटिव भी जनरेट हुआ, OH नेगेटिव भी जनरेट हुआ, और ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बेसिकली क्या है, NaOH। तो NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो मिडिल वाले कंपार्टमेंट में NaOH पहले से भी था, पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती ही जाएगी, और साइड वाले कंपार्टमेंट्स में NaCl कम होता जाएगा, क्योंकि Cl निकल गया Cl2 बन के, Na पॉजिटिव निकल गया सोडियम मेटल बन के, सोडियम मेटल नीचे की मरकरी के साथ मिक्स होकर अमलगम बना। अमलगम क्योंकि ये मरकरी तीनों कंपार्टमेंट में कॉमन है, तो ये जो अमलगम का सोडियम था ये बीच वाले कंपार्टमेंट में फिर से ऑक्सीडाइज होता है और फिर Na पॉजिटिव बनाएगा, और वाटर की रिडक्शन होगी, OH नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और ये वाला जो बीच में यहाँ पर कैथोड दिया गया है ये है आयरन का कैथोड। दिस इज कॉल्ड कैस्टनर-केल्नर सेल। अब उसके बाद तीसरा पूछा गया कि सोडियम परऑक्साइड हमें बनाना है, ठीक है। तो सोडियम परऑक्साइड NaCl से स्टार्ट करके हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए थर्ड इज, तो NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते थे तो क्या मिलता था, सोडियम मेटल, ठीक है। NaCl जो मोल्टन स्टेट में है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमें सोडियम सॉलिड मिल जाता था और Cl2 गैस मिलती है। अब ये जो सोडियम मेटल है इसकी ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो सोडियम की टेंडेंसी परऑक्साइड बनाने की होती है, ऑक्साइड नहीं बनाता ज़्यादा, परऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली सोडियम मेटल को हम जो निकलेगा उसको एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे हम हीट करके, ठीक है। CO2 नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, तो उससे परऑक्साइड इसका बन जाता है। तो आप लिखते हैं इट इज हीटेड ऑन एल्यूमिनियम ट्रे इन एयर, ओके, विद द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज क्या बनाना है हमें, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सॉल्वे प्रोसेस से बनता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस यूज़ करेंगे। सॉल्वे प्रोसेस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ा है, उसमें ब्राइन सॉल्यूशन भी चाहिए, अमोनिया भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और
वाटर तो ऑब्वियसली उसका पार्ट होगा ही। फिर NaHCO3 बाइकार्बोनेट बनता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट करता है, वो बाहर निकलता है, उसको हीट करते हैं और क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। So that completes the question number 16. In the next lecture, we'll start with the question number 17.